अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम बलोच कौम के बारे में तफसीलन बात करेंगे। अगर किसी बंदे ने कुछ खाना पीना है या वाशरूम में जाना है तो वो फारग हो के आ जाए, क्योंकि वीडियो शुरू होने के बाद किसी को भी उठने की इजाज़त नहीं होगी। सामीन मोहतरम, बलोच कौम रुए ज़मीन पर वारद होने वाली कोई नई कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले भी इनका जिक्र तारीख की किताबों में मिलता है। बलोच अपने रहन सहन, लिबास और तहजीब व सकाफत में भी अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अक़वाम से बहुत मुख्तलिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, इंसानी माशरे में अफराद की पहचान हमेशा रंग, नस्ल और इलाके की बिना पर ही की जाती है। इसलिए माशरे का हर फर्द अपने आबा व अजदाद के बारे में जानना चाहता है ताकि वो मुकम्मल हस्ब नस्ब के साथ अपने आप को ज़माने के सामने मुतारफ़ करवा सके। इसलिए आज हम भी इसी तारीखी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए बलोच कौम के बारे में चंद मुनफरिद, दिलचस्प और तारीखी मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बलोच या बलोच ईरानी बाशिंदे हैं जो बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान के इलाके में आबाद हैं। ये ईरानी सतह मुर्तफ़ा के जनूब मशरक़ी किनारे पर वाक़ पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इलाके को घेरे में लेते हैं। हमसाया इलाकों में भी बलोच डायस्पोरा कम्युनिटीज़, जिनमें हिंदुस्तान, तुर्कमानिस्तान और अराबियन पेनिसुला शामिल हैं। परसोफियर के जनूब मशरक़ी जानिब मुतज़ाद मुकाम के बावजूद बलोच अवाम बुनियादी तौर पर शुमाल मगरबी ईरानी ज़बान बलोची बोलते हैं। बलोचों की अक्सरियत पाकिस्तान में मौजूद है। कुल नस्ली बलोच आबादी का तकरीबन 50% हिस्सा पाकिस्तानी सूबा बलोचिस्तान में आबाद है, जबकि 40% हिस्सा पाकिस्तानी सूबा सिंध में आबाद है और इसके अलावा एक छोटी सी तादाद पाकिस्तानी सूबा पंजाब में भी आबाद है। ये पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 3.6% और ईरान और अफगानिस्तान दोनों की कुल आबादी का तकरीबन 2% है। शजरा नस्ब लफ्ज़ बलोच का असल माखज़ अभी तक वाज़े नहीं है। रॉलिंसन का ख्याल था कि ये बलोनियन किंग और गार्ड बिलूस से माखूज है। डेम्स का ख्याल था कि ये बलोच लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान से माखूज है जिसका मतलब कोक्सकुम्ब होता है। कोक्सकुम्ब मुर्गे के सर के ऊपर एक सुर्ख रंग की कगली नुमा चीज़ होती है, थोड़ा सा उबाड़ सा बना होता है, उसको कहते हैं, जो कि 6वीं सदी कबल मसीह में बलोच फौजियों के हेलमेट के ऊपर बतौर क्रस्ट इस्तेमाल होता था। हर्ज़फील्ड ने तजवीज़ पेश की कि ये एक मीडियन टर्म बर्ज़ाविकिया से मखूज़ है, यानी कि हासिल किया गया है, जिस टर्म में बोलने के तेज़ या जारहाना अंदाज को बयान किया गया है। नसीर दश्ती एक और अमकान पेश करता है जो बाला सागन में बसने वाले नस्ली ग्रोह बाला शीख के नाम से अख्ज़ किया गया था, जो मौजूदा तुर्की और आज़रबाईजान में बहिरा कैप्सियन और झील वान के दरमियान है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सासियान के ज़माने में बलोचिस्तान हिजरत कर चुके हैं। कहा जाता है कि बलोचक और बलोची की जैसे असल नाम की बाकियात अभी भी बलोचिस्तान में नस्ली नाम के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ मुसन्निफ़ीन संस्कृत के अल्फाज बाल और ओज से मानी अखज़ करने का मशवरा देते हैं, जहाँ बाल का मतलब ताकत और ओज का मतलब ऊंचा या शानदार है। तारीख़ बलोच अकीदे के मुताबिक इनके आबा व अजदाद हलब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अब शाम है। ये दावा करते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा की औलाद हैं, जो हलब में आबाद हो गए थे 680 में करबला में, जिसमें अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद ने हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमायत की और इनकी तरफ से जंग लड़ी। में यजीद के साथ लड़ाई के बाद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद वस्ती कैप्सियन के मशरिक या जनूब मशरिक खित्ते में, ख़ास तौर पर सिस्तान ईरान की तरफ तकरीबन 500 साल तक वहीं रहे, जब तक कि सिस्तान के रहनुमा बदरुद्दीन के ख़िलाफ़ धोखादही के बाद मकरान खित्ते में फ़रार हो गए। दयाराम गुडोमल लिखता है कि एक बलोची रवायत कदीम क्रून वस्ती के करमानियों का महफूज असासा है। करमानियों के नस्ली बलोच होने की हकीकत 16वीं सदी के एक फ़ारसी तारीख़दान मोहम्मद कासम फरिश्ता से भी तस्दीक शुदा है। एक और मोरख अली शेर कीनी, जो कि तोहफ़ातुल करम के मुसन्नफ़ हैं, इन्होंने अपनी तारीख़, जो कि 1974 में में लिखा है। इनका मानना है कि जलाल खान से मोहम्मद इब्ने हुरून की औलाद रिंड कबीला, जिसे मकरानी भी कहा जाता है, सिर्फ वही हज़रत हमज़ा की बराह रास्त औलाद हैं। बलोची ज़बान, जो मगरबी ईरानी ज़बानों में से एक है, के लसानी राबतों के तजिए की बुनियाद पर बलोची कबाइल का असली इलाका वस्ती कैप्सियन के मशरिक या जनूब मशरिक में था। सासानियान के दौर के आखिर में बलोच मशरिक की तरफ हिजरत करने लगे।
ہجرت کی وجہ معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کیپسین کے علاقے میں عام طور پر غیر مستحکم حالات ہوں۔ یہ ہجرت کئی صدیوں میں پوری ہوئی۔ 9ویں صدی تک عرب لکھاریوں نے بلوچوں کو کرمان، خراسان، سیستان اور مکران کے وسط میں، جو کہ اب مشرقی ایران ہے، میں رہنے والے لکھا ہے۔ اگرچہ یہ بیڑوں کے ریور رکھتے تھے، لیکن یہ بلوچ صحرا کے راستے میں مسافروں کو لوٹنے میں بھی مصروف تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ بائیڈز اور بعد میں غزنویوں اور سلجوقوں سے متصادم ہو گئے۔ بائیڈ خاندان کے عادل الدولہ نے ان کے خلاف تعزیتی مہم چلائی اور 971 سے 972 میں انہیں شکست دے دی۔ اس کے بعد بلوچوں نے اپنی مشرق کی طرف ہجرت جاری رکھی، جو اب پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے۔ حالانکہ کچھ پیچھے رہ گئے اور ابھی بھی ایرانی سیستان، بلوچستان اور کرمان صوبوں کے مشرقی حصے میں بلوچ موجود ہیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی تک بلوچوں کی لہریں سندھ میں اور 15ویں صدی تک پنجاب میں داخل ہو رہی تھیں۔ یونیورسٹی آف کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر اختر بلوچ کے مطابق بلوچی لٹل آئس ایج کے دور میں بلوچستان سے ہجرت کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہو گئے۔ لٹل آئس ایج کی روایتی طور پر تعریف 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک یا متبادل طور پر تقریباً 1300 سے لے کر 1850 تک کی مدت کے طور پر کی گئی ہے۔ اگرچہ موسمیاتی ماہرین اور تاریخ دان مقامی ریکارڈوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اب اس مدت کے شروع یا اختتامی تاریخوں پر اتفاق کرنے کی کوئی توقع نہیں کریں گے، جو مقامی حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ پروفیسر کے مطابق بلوچستان کی آب و ہوا بہت سرد تھی اور یہ خطہ رہنے کے قابل نہ تھا، لہٰذا بلوچ عوام لہروں میں نقل مکانی کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ جہاں بلوچ آباد تھے، فارسی، صفویڈ اور مغل بادشاہوں کے مابین متنازع تھا۔ اگرچہ مغلوں نے علاقے کے مشرقی حصے پر کچھ کنٹرول قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن 17ویں صدی تک میر حسن نامی قبائلی رہنما نے خود کو خان آف دی بلوچ کے طور پر قائم کیا۔ 1666 میں اس کے بعد میر احمد خان کمبرانی نے حکومت کی، جس نے احمد زئی خاندان کے تحت کلات کی بلوچی خانت قائم کی۔ اصل میں مغلوں کے ساتھ اتحاد میں 1839 میں برطانوی نو آبادی حکومت کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد خانیات نے خود مختاری کھو دی اور یہ علاقہ مؤثر طریقے سے برطانوی راج کا حصہ بن گیا۔ بلوچی کلچر۔ سونے کے زیورات جیسے ہار اور کڑا بلوچ خواتین کی روایات کا ایک اہم پہلو ہے، اور ان زیورات کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی چیزیں ڈور اور باری بالیاں ہیں، جو سونے کی زنجیروں سے سر پر جکڑی ہوتی ہیں تاکہ بھاری وزن کانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ عام طور پر سونے کا بروچ، جسے تسنی بھی کہتے ہیں، پہنتے ہیں، جو مقامی زیورات کے ماہر مختلف شکلوں اور سائز میں تیار کرتے ہیں۔ یہ لباس کے دونوں حصوں کو سینے پر باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں، خاص طور پر اسلام سے پہلے کے دور میں، بلوچ خواتین کے لیے مختلف تہوار پر ناچ اور لوک گانے گانا عام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی ایک بلوچ ماں نے اپنے بچوں کو لوری سنانے کی روایت سے نسل در نسل علم کی منتقلی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلوچوں کی ڈریسنگ سٹائل کے علاوہ مقامی روایات اور رسم و رواج بھی بلوچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ 2 مارچ کو بلوچ ثقافت کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ روایتی طور پر جلال خان 12ویں صدی میں پہلی کنفیڈریسی کے حکمران اور بانی تھے۔ جلال خان کے 4 بیٹے رند خان، لشر خان، ہوت خان، کوڑا خان اور ایک بیٹی بی بی جٹو یا جتو تھی، جس نے اپنے بھتیجے مراد سے شادی کی تھی۔ 2008 تک یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ افغانستان، ایران اور پاکستان میں 80 سے 90 لاکھ بلوچ آباد ہیں، اور یہ 130 سے زیادہ قبائل میں منقسم تھے، اور کچھ اندازوں کے مطابق یہ تعداد 150 قبائل پر مشتمل تھی۔ اگرچہ یہ اندازے مختلف ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان ذیلی قبائل کی کیسے گنتی کی گئی ہے۔ 5 بلوچ قبائل خان کے بچوں سے اپنے الگ الگ نام لیتے ہیں۔ بہت سارے، اگر سبھی نہیں بھی تو، بلوچ قبائل کو ان کی اصل نزول یا تاریخی قبائلی وابستگیوں کی بنیاد پر یا تو رند یا لاشاری کے طور پر درجہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اس بنیادی تقسیم کو 15ویں صدی میں رند اور لاشاری قبائل کے مابین 30 سال تک جاری رہنے والی جنگ نے جنم دیا تھا۔ ضلع ڈیرہ بگٹی میں تقریباً 1,80,000 بگٹی آباد ہیں۔ یہ راہیجہ بگٹی، مسہوری بگٹی،
कलपर बुगटी, मारहता बुगटी और दीगर ज़ैली कबाइल में तकसीम हैं। नवाब अकबर खान बुगटी ने 2006 में अपनी मौत तक बुगटी के तमंदर की हैसियत से क़यादत की। तमंदर सरदार को कहा जाता है। तलाल अकबर बुगटी 2006 से लेकर 2015 में अपनी मौत तक कबायली रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी के सदर रहे थे। ज़िला कोहलू में 98,000 मरी मुकीम हैं, जो अपने आप को गजनी मरी, बेजरानी मरी और जरकून मरी में तकसीम करते हैं। हेयर बेर मरी 2007 में अपने भाई की मौत के बाद से ही बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क़यादत कर रहे हैं। मज़हब: पाकिस्तान में बलोच अवाम की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान है, जिनका तल्लुक़ 64.78% देवबंदी तहरीक, 33.38% बरेलवी तहरीक और 1.25% अहले हदीस तहरीक से है। शिया मुसलमान भी 0.59% बलोचों पर मुश्तमिल हैं। बहुत कम तादाद में बलोच गैर मुस्लिम हैं, ख़ास तौर पर बुगटी कबीले में, जिसमें कुछ हिंदू और सिख मेंबर्स भी हैं। बुगटी, बरंजू, मरी, रिंड और दीगर कबाइल में भी कुछ हिंदू हैं। बगनारी हिंदुस्तान में रहने वाली एक हिंदू बलोच बरादरी है, जो अपनी असलियत जनूबी बलोचिस्तान में ढूंढती है, जो तकसीम के दौरान हिंदुस्तान ही। तो सामीन मोहतरम, अपनी सीटों को मजबूती से थाम लें, क्योंकि अब आपकी अपनी ट्राइब के साथ वफादारी का अंदाज़ा लगेगा। मैं इसके बाद बलोच ट्राइब की 24 मशहूर अशखास के नाम लूँगा। आपने सिर्फ इनके अंदर से वो अशखास गिन के बतानी है जिनको आप पहले से जानते हैं और कौन सी आपने आज पहली दफ़ा सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर जाफ़र खान जमाली, मुस्लिम लीग के तजर्बाकार सियासतदान और बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले एक कबायली रहनुमा। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त भी थे। दूसरे नंबर पर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म। फिर आते हैं मूसा खान, जो पाक फ़ौज के साबिक़ कमांडर इन चीफ थे, जो कि एक बहुत ही बहादुर नौजवान और मुल्क के वफादार सपूत थे। फिर आते हैं पाकिस्तान के 15वें सदर आसफ़ अली ज़रदारी, इनको कौन नहीं जानता। फिर आते हैं पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस आसफ़ सईद खान खूसा। इनके बाद आते हैं उस्मान बुज़दार, सूबा पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला। फिर आते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इनके बाद आती हैं शीरी मज़ारी, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर। इनके बाद फ़रूख लिगारी, पाकिस्तान के 8वें सदर। इनके बाद सरदार मोहम्मद अयूब खान गिद्दी, मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक़ वज़ीर बराए इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब। इनके बाद पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेटर किरण मकसूद बलोच। फिर साबिक़ पाकिस्तानी क्रिकेट आफ्ताब बलोच। इनके बाद जुल्फ़कार अली खूसा, सूबा पंजाब के साबिक़ गवर्नर। फिर पाकिस्तान की वफाकी शरीयत अदालत के साबिक़ चीफ जस्टिस मीर हज़ार खान खूसा। फिर पंजाब के साबिक़ गवर्नर लतीफ़ खूसा। इनके बाद मोहम्मद मकीम खान खूसू कबीले के साबिक़ चीफ सरदार और PS 14 जैकब आबाद से ताल्लुक़, मेंबर सूबाई असम्बली। फिर सरफराज बुगटी, बलोचिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला, फ़िलहाल सेनेट का मेंबर। फिर जाम कमाल खान, मौजूदा वज़ीर आला बलोचिस्तान। इनके बाद सनाउल्लाह खान ज़हरवी, बलोचिस्तान के 15वें वज़ीर आला। फिर 20वें नंबर पर आते हैं सिराज रसानी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर। ये 17 शुजाअत यानी बहादुरी का तमगा भी वसूल कर चुके हैं। 1993 की निगरान हुकूमत में पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म सरदार मीर बालाख शीर मज़ारी। 22वें नंबर पर पाक फ़ौज से रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादिर बलोच, मौजूदा पाकिस्तानी सियासतदान। खैर बख्श मरी, पाकिस्तान सूबा बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बलोच सियासतदान। सबसे आखिर पर मेरी लिस्ट के अंदर आते हैं अकबर बुगटी कबीले के साबिक़ तमंदर और सूबा बलोचिस्तान के वज़ीर मुमलकत। ये थे मेरी लिस्ट के चंद मशहूर बलोच अशखास जो कि बलोच ट्राइब से तल्लुक़ रखते हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी गिनती के अंदर कितने मशहूर अशखास आए हैं जिनको आप पहले से जानते थे या जिनके बारे में आपने पहले कभी भी सुना हुआ था। मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज़ों में लिखा होता है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि हो सकता है आपने इसी तरीक़ को किसी और मुसन्निफ़ की ज़ुबान से किसी मुख्तलिफ तरीके से सुना हो। तो मैंने ये सारी जो हिस्ट्री है आपके सामने मुकम्मल सबूतों के साथ रख दी है। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ पर कोई भी शक है तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी तस्दीक कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी मुस्बत राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।